दोस्तों कल ही इंडिया और यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आए। अब डेटा देख के लोग करेंगे हाय हाय, हम क्या करें? बाय बाय कि बाय बाय, हर गिरावट में बाय। चलो दोस्तों स्ट्रेटेजी करते हैं। हम इंडिया के और यूएस के दोनों के डेटा देखेंगे और उससे इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में बाजार की चाल क्या रह सकती है और हम कैसे फायदा उठाएं। रेडी हो मेरे साथ? चलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम डेटा देखें उससे पहले समझे तो सही कि इन्फ्लेशन क्या है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? Inflation is a general increase in the prices of goods and services in an economy. Right? Inflation क्या है? दोस्तों ये increase in the price of goods and services है। जो भी चीजें हम खरीदते हैं, चाहे सर्विसेज हो या गुड्स, उनकी कीमतें जब बढ़ती है, हम कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। जब जनरली ये देखा जाता है कि भाव बढ़ते हैं चीजों के, सर्विसेज के, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हम जो चीजें खरीद सकते हैं सेम पैसे से, अब हम इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण कम चीजें खरीद सकते हैं। तो ये क्या बताता है? परचेजिंग पावर दोस्तों हमारा डिक्रीज हो जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। और कंपनी लेवल पे देखे तो उनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं, जो उनके सबसे बड़े खर्चे होते हैं, और कंपनी के भी प्रॉफिट घट जाते हैं। तो दोस्तों जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये ओवरऑल बाजारों के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज हम देखेंगे दोस्तों इसकी इफेक्ट इंडियन मार्केट पे क्या होने वाली है। राइट? पर ये देखने से पहले समझना जरूरी है कि कहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा है, कितना बढ़ा है, और ये कितनी हद तक बढ़ा हुआ है। राइट? तो मुझे उम्मीद है इन्फ्लेशन की आइडिया हमारी क्लियर हो चुकी है। नाउ व्हाई इन्फ्लेशन, ये भी दोस्तों जानना एक जरूरी है। तो इन्फ्लेशन क्यों आता है? इन्फ्लेशन कैन अकर व्हेन प्राइसेस राइज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। दोस्तों कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है, अगर उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे भी ओवरऑल चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तो ऐसे भी इन्फ्लेशन आता है। राइट? अ सर्ज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट and services can cause inflation as consumer are willing to pay more for the product. तो दोस्तों इन्फ्लेशन खाली और खाली दाम बढ़ने से नहीं आता है। इन्फ्लेशन होने के कारण ये भी हो सकते हैं कि डिमांड बहुत है, लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसा खर्चने को तैयार है, यानी सिस्टम में पैसा बहुत है लोगों के पास, और लोग अगर स्पेंड ज्यादा करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा दोस्तों लो सप्लाई भी इन्फ्लेशन के लिए एक बड़ा कारण होती है। जैसे अभी के समय में लो सप्लाई भी एक बड़ा कारण है। जैसे वॉर के चलते ट्रेड डिसरप्शन होता है और बहुत सी कंपनियों में कई चीजें सप्लाई लो हो जाते हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के ये कारण लो सप्लाई, हाई डिमांड, और पहला हमने क्या बताया, कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से भी होता है। ये तीन कारण होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के। इनमें चलो हाई डिमांड वाला जो कारण है वो इतना रिस्की नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। राइट? ये पॉजिटिव है। पर दूसरे दो कारण पॉजिटिव नहीं होते, ये बाजार के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। राइट? अब ये हम इन्फ्लेशन डेटा किधर से देख सकते हैं? दोस्तों हर 12 तारीख को इंडिया में इन्फ्लेशन डेटा पब्लिश होते हैं। ये 12 दिन के लैग से होते हैं। यानी आज अगर हम 12 सितंबर पे बात कर रहे हैं, 12 सितंबर के डेटा पे बात कर रहे हैं, तो ये डेटा अगस्त के है। जब ये अगस्त के डेटा पेश किए जाते हैं दोस्तों, इनका बेस 2012 में 100 से शुरू होता है। तो मान लो आपने कोई डेटा देखा 200 का, मतलब समझ जाओ इसका भाव 2012 में 100 था, आज 2022 में 200 है, तो भाव डबल हो चुके हैं। राइट? डेटा ऐसे देखे जाते हैं। अब कहीं भी डेटा देखने की कैसे, देखो आज आप मेरा प्रेजेंटेशन सुन रहे हो, कहीं भी किसी और का जब आप इन्फ्लेशन के या आईआईपी डेटा देखोगे तो थोड़ा उनका बायस भी आएगा। मैं रिकमेंड करूंगा किसी के डेटा मत देखो, डायरेक्टली जो डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम
इम्प्लीमेंटेशन पे जो पब्लिश होते, सीधा डेटा डाउनलोड करके देख लेने का। आप खुद के डेटा देखोगे तो कोई बायस में नहीं रहोगे, राइट। नाउ डेटा की ये बात हुई, अब हम असल बात पे आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं, चलो डेटा तो हम देखेंगे पर इसमें सीपीआई, सीएफपीआई ये सब क्या होता है, राइट। सो व्हाट इज सीपीआई? ऑल आइटम्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कौन सा हुआ ये? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मेजर द प्राइस चेंजेस फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फूड। दोस्तों वो सारी चीजें जो आप खरीदते हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड हो या सर्विसेज हो, इसमें फूड इन्फ्लेशन भी आ गया। ये सारी चीजें सीपीआई में गिनी जाती हैं, जो कंज्यूमर यानी आप लोगों के लिए मायने रखता है, जो आम लोगों के, हम सब के जेब पे इफेक्ट करता है, वो है सीपीआई। दोस्तों यहाँ सीएफपीआई है। सीएफपीआई क्या है दोस्तों? द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ये क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, इसलिए एफ आता है बीच में। मेजर्स द चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स ओनली। तो ये ध्यान रखिए, जब कभी इन्फ्लेशन की बातें होगी और सीएफपीआई की बात होगी तो समझ जाओ यहाँ पे खाली फूड आइटम की बातचीत हो रही है, और जब सीपीआई की बातें होगी तब समझ जाओ ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बातें हो रही है। वैसे ही दोस्तों डब्ल्यूपीआई भी होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इफेक्ट स्टॉक मार्केट की कंपनियों पे डब्ल्यूपीआई करता है। डब्ल्यूपीआई दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, राइट। यानी कंपनियां जो माल खरीदती है उन पे डब्ल्यूपीआई की इफेक्ट ज्यादा होती है। तो जब डब्ल्यूपीआई बढ़ता है तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सीपीआई बढ़ने से कंपनियों को जो धंधा मिलता है, डिमांड पे इफेक्ट आ सकती है, क्योंकि सीपीआई कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, डब्ल्यूपीआई कंपनियों की कॉस्टिंग पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने नॉर्मल कुछ शब्द क्लियर किए, ताकि भविष्य में जब हम डिस्कस करें सीपीआई, सीएफपीआई या डब्ल्यूपीआई, तो किसी को दोस्तों कंफ्यूजन ना रहे। अब दोस्तों हम आते हैं ओरिजिनल चीज पे, डेटा पे। क्या है दोस्तों? लेटेस्ट डेटा, राइट। यह है अगस्त के डेटा, जो 12 तारीख को सितंबर में पब्लिश हुए। दोस्तों ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन सीपीआई एंड सीएफपीआई 7th मंथ रहा ये दोस्तों, ये 7वां महीना था टॉलरेंस लेवल के ऊपर जब इन्फ्लेशन बढ़ के आया। तो ये नई बात नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि ये नई बात है, इन्फ्लेशन इस साल इस महीने बढ़ा। जो लोग पहली बार ये डेटा देखेंगे बोलेंगे अरे वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ के आया, ऐसा नहीं है दोस्त। 7 महीने से इन्फ्लेशन हाई है, इसीलिए 8 महीने से बाजार टूटा हुआ। तो बाजार की कमर किसने तोड़ी? इन्फ्लेशन में ने तोड़ी, जीडीपी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ हमने डेटा दिए हुए दोस्तों लेटेस्ट, जैसे अभी जो डेटा आए, अगस्त के इन्फ्लेशन के डेटा कितने हैं? 7.0, राइट। जुलाई में कितने थे? 6.7। ये दोस्तों एक बुरा हुआ, राइट। आप जैसे देख सकते हो 6.7 पिछले महीने, अब ये महीने डिक्रीज होके नहीं आया है, इनफैक्ट ये महीने इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो एक रेड अलर्ट है। पिछले महीने 6.7 था। अगर हम पिछले साल का अगस्त देखें, ईयर ऑन ईयर, तो दोस्तों पिछले साल तो खाली 5.3% था। तो लास्ट ईयर हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन टॉलरेंस लेवल पे था, टॉलरेंस लेवल से नीचे था। पिछले साल प्रॉब्लम नहीं थी इन्फ्लेशन के, पर ये साल अगर हम देखें तो जुलाई में भी हाई था टॉलरेंस लेवल के ऊपर, और अगस्त में तो और पे चला गया है। सो दिस इज नॉट गुड दोस्तों। कल ये जो इन्फ्लेशन के डेटा आए, इसमें ये नेगेटिव चीज है कि ये बढ़ के आए हुए। ऑल राइट। अब दोस्तों हम ओरिजिनली, अभी मैंने कुछ शब्द यूज किए, टॉलरेंस लेवल, ये सब क्या होता है ये भी देख लेते हैं, बराबर। हमने यहाँ पे कंपेयर किया है इन्फ्लेशन यूएस और इंडिया का, क्योंकि असल में बाजार को ज्यादा इफेक्ट किसने किया है? यूएस के डेटा ने किया है, इंडिया के इन्फ्लेशन ने कोई इफेक्ट नहीं किया है। क्योंकि इंडिया के इन्फ्लेशन के डेटा तो कल आए, उसके बाद तो बाजार में अच्छा एकदम रिकवरी दिया। तो इंडिया के इन्फ्लेशन ने प्रॉब्लम नहीं किया, प्रॉब्लम किसने किया हुआ है? यूएस इन्फ्लेशन। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे समझिए, हमने लिखा हुआ है टारगेट इन्फ्लेशन कितना है? 4%। दोस्तों हम सबका
जेब भरा हुआ तब रहेगा जब इन्फ्लेशन 4% का रहेगा। अगर 4% का इन्फ्लेशन रहता है तो हम जो कमाते हैं हम अच्छा बचा पाएंगे, और बचाने के साथ हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी कर पाएंगे, इन्वेस्ट भी कर पाएंगे अगर 4% इन्फ्लेशन रहता है तो। लेकिन 6% पहुंचता है, इसे हम रिस्क ही नहीं बोलते, पर फिर भी ये टॉलरेंस लेवल पे है, ये अच्छा नहीं है। 6% तक टॉलरेंस लेवल, जहां पे भी हम कुछ बचा पाएंगे, पर 6% से ऊपर जब इन्फ्लेशन चला जाए तो ये दोस्तों मुश्किल हालात क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों नीचे हमने पूरा डेटा दिया हुआ है ओवरऑल इंडिया यूएस दोनों का। जैसे इंडिया, इन्फ्लेशन कितना आया दोस्तों कल? 7%। तो यस, दिस इज हाई इन्फ्लेशन जो हमने आपको बताया। इसको आप यूएस से कंपेयर करो तो अमेरिका का इन्फ्लेशन कितना है दोस्तों? 8.3। अब ये तो डेंजर है। इंडिया के मुकाबले यूएस बड़े रिस्क में है, राइट? अगर हम कहते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन बुरा है तो यूएस में क्या, राइट? मतलब पूरी दुनिया अभी इन्फ्लेशन की एक बड़े अजगर के सामने लड़ाई कर रही है। इंडिया नहीं, पूरी दुनिया। बड़ी मेजर जो इकोनॉमी है यूएस के सहित, तो इंडिया भी इन्फ्लेशन के लपेट में है, पर अकेला नहीं। हम ये झंडा लेके निकल जाएंगे इंडिया में बिल्कुल महंगाई बहुत बढ़ रही है, सब थर्ड क्लास काम हो रहा है, तो ये सही बात नहीं है। पूरी दुनिया में ये हाल है, और इनफैक्ट इंडिया के हाल दूसरों से अच्छे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको डेटा बताते हैं। पर फिर भी हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि यूएस हो या इंडिया, हम दोनों ही कंफर्टेबल लेवल के ऊपर है। 6% is comfortable and India is 7%. So definitely we are above comfortable level. ये लेवल पे लोग कम बचत कर पाएंगे, कम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर पाएंगे, तो आपके जो स्टॉक मार्केट में जो निवेश करते हो वो कंपनियों पे इफेक्ट आती है दोस्तों, सेल्स में। टारगेट क्या है? 4%, उससे तो बहुत ज्यादा, राइट? अब टारगेट इन्फ्लेशन से यूएस तो ऑलमोस्ट डबल चल रहा है, तो उसको तो बहुत ही ये साल मुश्किल रहने वाला है दोस्तों। इस साल का एस्टिमेट क्या था? अब बहुत लोग कहते हैं कि अरे कल इंडिया के इन्फ्लेशन आए बहुत बुरे आए। चलो कंपेयर करते हैं कि आरबीआई का ये डेटा हमने आपको लास्ट मंथ पब्लिश किया था। अगर आप पिछले महीने की आरबीआई की बात देखो तो लास्ट मंथ ही आरबीआई ने क्या कहा था? Q2 में इन्फ्लेशन कितना रहेगा? 7.1%। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि आरबीआई गलत हुई है? हरगिज नहीं दोस्तों। इनफैक्ट आरबीआई का तो ये एस्टिमेट ऑलरेडी था 7.1% का Q2 में। हम 7% पे है तो ऑल हम ये कह सकते हैं आरबीआई ने जो एस्टिमेट किया था वहीं पे है, पूरे नहीं है। अगर 7.1 से ज्यादा आता तो हम कहते कि आरबीआई के अनुमान से बुरा इन्फ्लेशन आया है, राइट? सो ये डेटा को ध्यान में रख के हरगिज मत कहना कि आरबीआई का अनुमान गलत हुआ है। आरबीआई ने दोस्तों क्या अनुमान रखा था? इस साल Q2 में सबसे हाई इन्फ्लेशन रहेगा जो अभी है 7.1, उन्होंने उम्मीद किया, हमारा 7 है, तो हाई तो है। पर उनका अनुमान ये भी था कि Q3 में ये इन्फ्लेशन घट के 6.4 आ जाएगा। सो दैट्स ग्रेट दोस्तों। इसीलिए कल इन्फ्लेशन बढ़ के आने के बावजूद भी इंडियन मार्केट अच्छे रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है इन्फ्लेशन बढ़ के आया, पर ये तो एस्टिमेट था। इन्फ्लेशन वाज एज पर एस्टिमेट, वी कांट से इट वर मोर देन एस्टिमेट। नहीं दोस्तों, पूरा नहीं है। अभी भी हम ये कह सकते हैं अनुमान के हिसाब से है। Q3 में हमारा अनुमान है, हमारा यानी आरबीआई का 6.4, तो ये कूल ऑफ होगा। Q4 में और कम होके 5.8 हो जाएगा। और ये पूरा साल फाइनेंशियल ईयर 23 हमारा 6.7% का इन्फ्लेशन पूरे साल का देखे, Q1 2 3 4, तो 6.7। तो ये भी टॉलरेंस लेवल के तो ऊपर ही है, राइट? पर आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं इन्फ्लेशन कम होने वाला है। Q1 में इन्फ्लेशन 5% का अनुमान है अगले साल। तो अब दोस्तों ये सोचो, अभी जो जगह पे हम है 7.1, हम जो जगह पे प्रोसीड कर रहे हैं 5.0, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अगर हम 5% आते हैं तो वो टॉलरेंस लेवल में भी आ जाएंगे, टारगेट पे नहीं, बट एटलीस्ट टॉलरेंस लेवल पे आ जाएंगे। मतलब कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी सुधरेगी, कंज्यूमर्स का इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर का स्पेंडिंग इंक्रीज होगा,
तो दीज ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। इंडियन मार्केट में बहुत बुरे हाल नहीं है जैसे यूएस के। यूएस के केस में हम कह सकते हैं वो एकदम ट्रैप हो चुके हैं, राइट। अब भारत का बाजार यूएस से जुड़ा हुआ है तो पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं हर कंट्री। तो यहाँ पे भी अभी अमेरिका टूटा तो इंडिया पे भी इफेक्ट तो आनी है। पर हमें ये देखना है कि ज्यादा अच्छी पोजीशन पे कौन है, इंडिया की यूएस। अगर इंडिया, तो पैसा इंडिया में डालना है, फायदा उठाना है दोस्तों इसका, राइट। चलो और कुछ डेटा देख लेते हैं हम लोग, क्लियर एकदम। देखो ये है मंथली चेंजेस एग्जैक्ट हमने दोस्तों जुलाई अगस्त का डेटा बताया आपने। देखो जुलाई में इन्फ्लेशन 173.4 था। अब ये 173 मतलब समझ जाओ बेस ईयर 2012 था, तब 100 था। तो ये 100 के हिसाब से ये लोग बेस ईयर बना के गिनते हैं। जुलाई 173.4, अगस्त 174.3। सो दिस शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, राइट। दिस शुड बी क्लियर कि ये इन्फ्लेशन बढ़ के आया, ये हमने डिस्कस भी कर लिया दोस्तों। आधा टका बढ़ के आया हुआ है, ये कहां से आया है ये भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों थोड़ा हम और माइनर लेवल पे इसका डिटेल चेक करते हैं, राइट। हाउ मच वेटेज टू इन्फ्लेशन। दोस्तों महंगाई तो बढ़ के आई है, पर किधर बढ़ के आई है, किसका कितना वेटेज है, हमको दो चीज देखनी चाहिए। एक तो किधर से बढ़ के आई, वो देखने से पता चलता है कि ये कौन सी इंडस्ट्री पे इफेक्ट करेगा, तो आप एडवांस में स्टेप ले सकते हो। तो पहला क्या देखना है, किधर से बढ़ के आई है। पर वो देखने से पहले और एक चीज देखनी चाहिए कि जब आपने बोला कि इन्फ्लेशन 7% है, तो कौन सी प्रोडक्ट का कितना वेटेज है, कौन सी आइटम का कितना वेटेज है, राइट। कभी ये भी होगा आप बोलोगे अरे यार मेरा तो खर्चा बढ़ता जा रहा है, तुम बोल रहे हो 7% का इन्फ्लेशन। आप में से कुछ लोग ये भी बोलोगे मेरी तो पॉकेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ी है। अब हो सकता है आपका स्पेंडिंग, ये पूरे इंडिया का एवरेज होता है, पर आपका स्पेंडिंग कुछ जगह पे ज्यादा है तो आपको ज्यादा इफेक्ट आई हो सकती है, कुछ जगह पे कम है तो कम इफेक्ट आ सकती है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि कौन सी प्रोडक्ट को कितना वेटेज देते हैं जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो हियर यू कैन सी फूड एंड बेवरेजेस, हमेशा याद रखे फूड एंड बेवरेजेस 46% वेटेज इसे दिया जाता है। तो जब आपका 7% इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा, इन्फ्लेशन किसने बढ़ाया होगा, ऑब्वियसली फूड एंड बेवरेजेस में। अब हम कहेंगे यार पान तंबाकू के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अरे पान तंबाकू के दाम कितने ही बढ़े, वो इन्फ्लेशन को इफेक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों, उनका रोल ही 2% है खाली। तो कौन सी चीजें इन्फ्लेशन को इफेक्ट कर सकती है दोस्तों, सबसे बड़ा खिलाड़ी है फूड एंड बेवरेजेस, दूसरा होता है हाउसिंग। ये दो चीजें दोस्तों इन्फ्लेशन को बढ़ाने की ताकत रखती है। नंबर वन तो फूड, 50% के करीब फूड का रोल होता है, राइट। किधर से कितना इन्फ्लेशन बढ़ के आया, राइट। हमने देखा वेटेज, अब वेटेज तो देखा, पर चलो एग्जैक्ट देखिए कि कहां पे महंगाई बढ़ के आई। आप यहाँ पे क्लियर दे सकते हो फ्यूल एंड लाइट आधा टका से डिक्रीज हुई है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है दोस्तों, राइट। उसके सामने सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ के किधर से आई है, फूड एंड बेवरेजेस। अब ये तो अजब की बात हो गई कि एक तो यार यही सेक्टर का 46% वेटेज है पूरी आइटम में, जिसका बड़ा वेटेज है वो ही बढ़ के आया 0.74%। तो दोस्तों ये जो डेटा दिया हुआ है ये जुलाई टू अगस्त का है, कि राइट कि फूड एंड बेवरेजेस के जुलाई से भी और दाम बढ़ गए, क्लोथिंग एंड फुटवेयर के बढ़ गए, हाउसिंग के बढ़े। तो ये तीन चीजें ऐसी है जिनके जुलाई महीने से भी दाम बढ़े हुए। अब पान टोबैको एवरेज, मिसलेनियस एवरेज, फ्यूल एंड लाइट के जुलाई महीने से दोस्तों डिक्रीज होके आए हैं। तो दिस इज पॉजिटिव, राइट। अब इसके साथ दोस्तों वन मोर डेटा विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये क्या है, टॉप कंट्रीब्यूटर, राइट। बरसों पहले फिल्म आई थी रोटी कपड़ा एंड मकान। तो यही तो चीज की हमने यहाँ पे बात की है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, फूड एंड बेवरेज। अब ये तो रोटी है, पर कपड़ा और मकान भी है क्या, देखा आपने अभी, हाउसिंग, कपड़ा और मकान, ये कौन है, ये है फुटवेयर,
क्लोथिंग एंड फुटवेयर। तो ये तीनों चीजें, ये बरसों पहले जब फिल्म आई थी वो छोड़ो, अभी भी आज की तारीख में भी इन्हीं चीजों का सबसे बड़ा महत्व है। इन्हीं के दाम बढ़ने से सबके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिनकी इनकम बहुत कम होती है उनके तो दोस्तों 50% खर्चा यही तीन चीजें होती है। इनके पीछे खर्चने के बाद उनके पास कुछ बचता नहीं है, राइट। ये तो ठीक है, जब इनकम बढ़ती है तो आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है, नहीं तो सब पैसा यही ले जाता है। अब फिल्म कब बनी थी? जब ज्यादातर भारत बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे था, तो ज्यादातर लोगों के पास तो वैसे भी पैसा नहीं बचता था, राइट। अब यही टॉप कंट्रीब्यूटर की जो हमने बात की, इनको ब्रॉडर वे पे अगर हम देखें, राइट, टॉपिक नहीं, ये जो हमने पहले बताया दोस्तों ये टॉपिक है, फूड एंड बेवरेजेस, पान टोबैको, ये टॉपिक है, पर इनके अंदर भी कुछ सब सेगमेंट आते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे सब सेगमेंट नहीं ले रहा हूँ, काफी होते हैं। हम लोग यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स देखते हैं। वो कौन सी 10 आइटम है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है? एज यू कैन सी, टॉप 10 आइटम 69% इन्फ्लेशन को बढ़ाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट, यानी उनका वेटेज बड़ा होता है। दूसरी रिमेनिंग 11 आइटम खाली 31% वेटेज रखती है, यानी हमारा जो टोटल खर्चा होता है महीने का, साल का, उसमें ज्यादा रोल कौन प्ले करता है? ये टॉप 10 आइटम। तो हम दूसरी 11 आइटम की अभी बात नहीं करेंगे, हम टॉप 10 आइटम की बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा किसका रोल है? हाउसिंग। ये तो आप जानते ही हो दोस्तों, अपनी जो जिंदगी की कमाई होती है उसमें बड़ा एक निवेश हाउसिंग के पीछे होता है, राइट। तो उसको कितना वेटेज दिया जाता है दोस्तों? 10%, बराबर। तभी तो हाउसिंग के लिए ज्यादातर लोगों को लोन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये लोन बगैर हाउसिंग आ नहीं सकता, एक बड़ा प्रोडक्ट। तो हाउसिंग का वेटेज 10.1, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स 9.7% वेटेज। ये दो का ही दोस्तों 20% हो गया, मतलब घर, उसके साथ सीरियल और प्रोडक्ट, ये दो हुआ, यानी 20%। दूसरा 9% खर्चा हमारा किस पे बढ़ जाता है? ट्रांसपोर्ट, अवन जवन में, एंड कम्युनिकेशन में। ये भी बड़ा रोल प्ले करता है, 9%। हमें घर में फ्यूल और लाइट भी यूज करनी है, लाइट, फ्यूल, ओवरऑल हमें पूरे साल यूज करना है, उसका भी 7% का वेटेज है। दूध, ज्यादातर लोगों के घर में इस्तेमाल होता है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, 100% ऑलमोस्ट घर में हम लोग दूध तो लाते ही है। तो मिल्क एंड प्रोडक्ट्स 6.6, सब्जियां बनेगी 6%, हेल्थ के पीछे 6%, क्लोथिंग्स के पीछे 6%, प्रिपेयर्ड स्नैक्स, मिल्क, स्वीट्स 6%, और एजुकेशन दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई के पीछे भी खर्चा होता है, ये भी एक बड़े आइटम में आता है। तो ये जो टॉप आइटम है, ये दोस्तों टोटल जो हमारा खर्चा होता है साल का, उसका 69% होता है। इसीलिए इनको, इंडिया की एवरेज को ध्यान में रख के 69% वेटेज दिया जाता है। तो अगर हम ये 10 चीजों के दाम बढ़े की घटे वो देखे, तो ओवरऑल हमारी पॉकेट पे कितना इफेक्ट आएगा वो भी पता चल जाता है। तो इन मेजर आइटम के दाम अगर हम देखें, तो यहाँ पे सब्जियों के दाम दोस्तों जबरदस्त बढ़े, 13.2% इन्फ्लेशन बढ़ा है वेजिटेबल्स का। तो तैयार हो जाओ, सब्जियों के दाम बढ़े हुए, मतलब आपका घर का सब्जियों के पीछे का खर्चा बढ़ गया है। अब इसकी इफेक्ट कौन से इंडस्ट्री को आएगी वो भी समझ जाइएगा, राइट। रेस्टोरेंट के खर्चे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। ये क्वार्टर में रेस्टोरेंट्स के मार्जिन थोड़े कम होके आने वाले, क्योंकि उनका वेजिटेबल का भी तो खर्चा एक होता है, राइट। लिव्स का भी उनका खर्चा बड़ा होता है, पर वेजिटेबल भी एक रॉ मटेरियल है जो वो लोग लाते हैं। दूसरा, फ्यूल एंड लाइट, ओवरऑल 10.8% का खर्चा है, राइट। तो ये खर्चे कहाँ ज्यादा होते हैं दोस्तों? आपके मेटल की कंपनियों में, राइट, कॉमोडिटी रिलेटेड, जैसे आपकी सीमेंट की कंपनियां होती है, वहां भी इसका एक वेटेज होता है उनके खर्चों में। तो आप देख सकते हो वेजिटेबल्स, फ्यूल एंड लाइट अगस्त में कम हुआ है, पर ओवरऑल पिछले साल से तो 11% ज्यादा है। इसीलिए तो आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे आपका ये जो कंपनियां है सीमेंट रिलेटेड, मेटल रिलेटेड, इसमें आपका करेक्शन भी है, राइट। सीरियल एंड प्रोडक्ट्स, अब इसके भी कहां पे इफेक्ट आएगी आप समझ सकते हो।
राइट। हर एक के किचन पे इफेक्ट पड़ती है, रेस्टोरेंट पे भी इफेक्ट पड़ती है, राइट। कुछ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होते हैं, वहां इफेक्ट पड़ती है। क्लोथिंग भी एक बड़ा खर्चा हो गया है, 9.6%, इनके भी दाम काफी बढ़ गए। अब देखो कुछ चीजों के दाम डिमांड से बढ़ते हैं। क्लोथिंग की डिमांड ही ऑलरेडी इतनी बढ़ गई है कि कंपनियां भाव बड़ा बड़ा करेगी, उनको पता ही है लोग खरीदने वाले हैं, राइट। तो जितना लोग ज्यादा खर्चते उतने दाम भी बढ़ते, क्लोथिंग के भी दाम काफी बढ़े। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो क्लोथिंग के पीछे, राइट। ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिनके दाम ज्यादा बढ़े हैं। अब हम क्या ये कह सकते हैं एजुकेशन के दाम बढ़े, बढ़े हैं, हेल्थ के दाम नहीं बढ़े, पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़े हैं, पर इन्फ्लेशन जो प्रकार से बढ़ा है वैसे नहीं है। दूध के दाम 6.4%, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 5, और हाउसिंग के 4% से दाम बढ़े। तो ये सब ऐसी प्रोडक्ट है मेजर आइटमों में जो कम बढ़ी है। अब इसकी इफेक्ट भी किधर पड़ेगी ये भी आप इंडस्ट्री वाइज सोच सकते हो। अब ये हमने मेजर देखा, लेकिन मेजर इन्फ्लेशन के साथ हम लोग तो दोस्तों नॉर्मल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो सकता है कि भले इन्फ्लेशन में कुछ चीजों का वेटेज बड़ा नहीं होता है, लेकिन कंपनियों का तो रॉ मटेरियल वो बड़ा हो सकता है, तो उसके दाम बढ़ने से कंपनियों पे फर्क पड़ सकता है, राइट। तो इन रियल सेंस भले कुछ ऐसे आइटम जिनको इन्फ्लेशन में रोल नहीं है बड़ा, पर फिर भी मूवर्स एंड शेकर्स जो हम बोलते हैं, जो रॉक एंड शॉक है, सबसे ज्यादा किसके दाम बढ़े, सबसे कम किसके बढ़े। तो स्पाइसेस 15% से इन्फ्लेशन बढ़े। तो गरम मसाला की कंपनियां सोच लो अभी आप, अगर आपने निवेश किया है तो काफी दाम बढ़े हुए। वेजिटेबल्स बात हो गई। फुटवेयर के दाम बढ़े दोस्तों, फुटवेयर की भी डिमांड बहुत खुली है कोविड के बाद, तो डिमांड ज्यादा, इसीलिए इनके दाम भी ज्यादा। फ्यूल एंड लाइट में भी यही है दोस्तों, लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी, डिमांड जबरदस्त है। आप देख सकते हो इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है। अब इनकी इफेक्ट आप वो कंपनियों में देखने वाले हो। कम किस में बढ़ा है, एग, या तो जो लोग नॉनवेज खाते हो तो कहेंगे मेरे को इन्फ्लेशन की बहुत इफेक्ट नहीं आ रही है, राइट। क्यों? क्योंकि एग के दाम 5.5% से गिरे हैं। मीट एंड फिश खाली 1% से बढ़ा है। तो इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर इनके दाम इतने नहीं बढ़ रहे। हमने कुछ हेल्थ इशू देखे जो अभी चल रहे हैं, जिनको ये ध्यान में रख के भी यहाँ पे इफेक्ट आई हो सकती। पैन टोबैको काफी कम। तो ये कुछ प्रोडक्ट है जहां पे कम इन्फ्लेशन है। देखो मकानों के दाम भी ज्यादा नहीं बढ़े, अभी 4% से बढ़े, राइट। पर अभी डिमांड बहुत शूट होगी यहाँ पे, तो हम ये नहीं कह सकते बहुत दाम बढ़ गए मकानों के, नहीं, अभी भी कंट्रोल में है, बराबर है। सो दिस वर सम रॉकर्स एंड शेकर्स। अब साथ में स्टेट भी देख लेते हैं कि कौन से स्टेट को कितना वेटेज दिया जाता है। अब ये डिपेंड होता है दोस्तों वो स्टेट में कितना कंजप्शन है, कितना पॉपुलेशन है, ये इन चीजों को ध्यान में रखें। तो सबसे बड़ा वेटेज ऑब्वियस है दोस्तों, कहां पे आएगा, 13% वेटेज महाराष्ट्र को दिया जाता है जब भी इन्फ्लेशन के डेटा काउंट करते हैं। मतलब ये जो 8 स्टेट है, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार, इनमें इन्फ्लेशन बढ़े तो मान लो पूरे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि ये 8 स्टेट 62% वेटेज रखते हैं। तो जो बाकी के बचे हुए 28 स्टेट्स एंड यूटी 38% ही वेटेज रखते हैं। तो उनका इतना इन्फ्लेशन में महत्व नहीं है जितना इन स्टेट्स का महत्व है। तो अगर इन स्टेट्स में इन्फ्लेशन बढ़ा होगा उसकी भी इफेक्ट आई होगी। अब वापस से मैं कह देता हूं, इन्फ्लेशन बढ़ा होगा तो वो कौन से चीजों पे डिपेंड होता है, याद करो क्या क्या चीजें थी। तो ये भी हो सकता है कि डिमांड बढ़ने के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, और ये भी हो सकता है कि कुछ चीजों की सप्लाई नहीं होने के कारण भी डिमांड बढ़ा है। वैसे ही इन्फ्लेशन बहुत कम होता है तो भी समझ लो ये हो सकता है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इन्फ्लेशन कम है, राइट। तो इसको हम इंटरप्रेट करेंगे जब हम इसके बाद आईआईपी डेटा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे हम ये देख लेते हैं चलो इन्फ्लेशन में ट्रबल किधर से आया है। दोस्तों स्टेट वाइज इन्फ्लेशन देखे तो वेस्ट बंगाल 8.9,
परसेंटेज से महंगाई बढ़ी है। मतलब इंडिया की महंगाई 60%, बंगाल की महंगाई 9% से। बढ़िया जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्टेट है उसमें सबसे बढ़िया कर्नाटका, राइट, जहां पे इंडिया से कम महंगाई बढ़ी है। तो ये डेटा देख के दोस्तों में पता चल सकता है किधर महंगाई ज्यादा बढ़ी है, किधर महंगाई कम बढ़ी है। ऑलराइट, अब महंगाई क्यों बढ़ी है या क्यों नहीं बढ़ी है, उसके इफेक्ट आप आईआईपी डेटा से देख सकते हो। अगर मान लीजिए कि डिमांड भी जबरदस्त बढ़ी है तो ऑब्वियस इन्फ्लेशन बढ़ा होगा। पर यार डिमांड नहीं है और महंगाई ज्यादा है, ये बुरी बात है, राइट। तो वो हम देखेंगे, पर ये डायरेक्ट इंटरप्रेट करने से पहले ये भी देख लेने का कि डिमांड बढ़ी है कि नहीं, राइट। अब यहाँ पे उसके साथ मूवर्स एंड शेकर स्टेट्स दिए हमने कि सबसे ज्यादा जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा है वो बंगाल है, गुजरात है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है एंड एमपी है। सबसे कम जहां पे महंगाई बढ़ी है वो दिल्ली है, एचपी है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ पे हमने वेटेज को ध्यान में रख के नहीं देखा है, ओवरऑल सारे स्टेट्स को हमने यहाँ पे लिया है। अब दोस्तों लेट अस मूव टुवर्ड्स मेन डेटा। मेन डेटा कैसे, हमने अभी यूएस के साथ इंडिया को कंपेयर किया था। तो यूएस के साथ इंडिया को कंपेयर करके अभी हमको बाजार पे देखने का टाइम आ चुका है। दोस्तों साइज ऑफ द मार्केट, जीडीपी यानी जीडीपी इन्फ्लेशन दोनों देखने का। अभी मैं स्टेट्स बता रहा था, मैं क्या कह रहा था, खाली इन्फ्लेशन मत देखो, वहां का जीडीपी भी देखो, क्या जीडीपी बढ़ रहा है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पर जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, खाली महंगाई बढ़ रही है, ये डेंजरस है। जैसे आप इंडिया का देखो तो ओवरऑल इंडिया का जीडीपी ये साल 7.2% से बढ़ने वाला है, राइट। उसके साथ जीडीपी आपने जब इंडिया का देखा, दुनिया का तो जीडीपी बुरा हाल रहने वाला है, राइट। पर इंडिया बहुत आउट परफॉर्म करने वाला है डिमांड में। तो इंडिया में हम कह सकते हैं डिमांड धमाकेदार है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, 6.7% रहेगा। तो भी दोस्तों इंडियंस के पास स्प्रेड रहता है। मतलब महंगाई बढ़ने के बावजूद भी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं कुछ बचा नहीं सका, क्योंकि स्प्रेड है। जितनी आपकी इनकम बढ़ी उतनी महंगाई नहीं बढ़ी, 0.5% की आपके पास जगह रहती है। अब यूएस देखो, यूएस में इनकम जीडीपी 2.3% से दोस्तों बढ़ रही है। उसके सामने ये साल का मैंने आपको एस्टिमेट बताया यूएस का 2.3%, उसके सामने यूएस में इन्फ्लेशन 8.3% से बढ़ के आया है। तो यूएस का स्प्रेड पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, -6। मतलब एवरेज अमेरिकन, हम मानते हैं कि उनकी इनकम इंडियन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, पर उनकी जो इनकम बढ़ रही है उसके मुकाबले महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। तो ये इस साल अमेरिकन की इनकम को डाउन करेगी। 6% से उनकी इनकम दोस्तों इस साल घटने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों चीजों पे इफेक्ट आएगी। इंडियन कंपनियों में मार्जिन घटेंगे, हम मानते इन्फ्लेशन बढ़ने से, पर सेल्स सबके बढ़ के आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी बढ़ेगी। हमारे प्रॉफिट डाउन नहीं होने वाले। प्रॉफिट डाउन तब होते जब इन्फ्लेशन जीडीपी से ज्यादा होता, राइट। यस, डिमांड थोड़ी कम रहेगी। अमेरिका में उल्टा हो, अमेरिका में जीडीपी से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, मतलब उनकी कंपनियों के प्रॉफिट इस बार 100% डाउन होने वाले हैं। तो अगर आपने यूएस में इन्वेस्ट किया है तो जरा देख लीजिएगा। इंडिया इज एट बेटर पोजीशन देन यूएस। अब ये हमने आज से नहीं कह रहे, कितने ही समय से हम कंसिस्टेंसी से ये डेटा आपको बता रहे हैं। अब इसकी इफेक्ट बाजार पे है। जैसे जैसे ये हमने निफ्टी और डाउ जोन्स का करंट कल के क्लोजिंग के हिसाब से डेटा बताया हुआ है। निफ्टी दोस्तों 3% अपने हाई से अभी भी डाउन है, राइट। 18115 क्वार्टरली हाई है पिछले क्वार्टर का। अब देखो सीधी बात है, 7 महीनों से हमने इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखा है। हम नॉर्मल जो हमारा टॉलरेंस लेवल है उससे ज्यादा है। 8 महीनों से बाजार डाउन है। 2 क्वार्टर हो गए हमने नया हाई नहीं देखा है। बाजार का हाई छोड़ो, क्वार्टरली हाई नहीं देखा है।
ये क्वार्टर में हम ये क्वार्टरली हाई कुदा सकते हैं? उम्मीद है, उम्मीद है दोस्तों। हम 18115 कुदाएंगे, धमाकेदार तेजी भारत के बाजार में आएगी। तो आपको अपने डायरी में लिखने का ये लेवल 18115, जब तक हम 18115 के नीचे है बाजार नहीं चलेगा, ऐसी उम्मीद रखो। लोअर लेवल पे बाय करो और माल इकट्ठा करो, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड में शांति होगी, इन्फ्लेशन थोड़ा कम होके आएगा, वैसे ही पहले वर्ल्ड नहीं दौड़ेगा, पहले इंडिया दौड़ेगा। दुनिया संभले उससे पहले इंडियन मार्केट 19600 आ जाएगी। राइट, तो इंडिया का बाजार आउट परफॉर्म करेगा किंग ऑफ द मार्केट डाउ जोन्स को, नास्डेक को और बाकी सब इकोनॉमी को। यहाँ पे हमने डाउ जोन्स के लेवल दिए हुए दोस्तों। कल का इन्फ्लेशन देख के ये विजिबल है कि हो सकता है हम वापस से 29,000 की तरफ प्रयाण करें। 29,000 की तरफ हम आ सकते हैं। अभी बाजार 31,000 लेवल है, तो दोस्तों 2,000 पॉइंट का एक गिरावट हम डाउ जोन्स में देख सकते हैं, कंसिडरिंग देयर इन्फ्लेशन एंड लोअर जीडीपी डेटा। अभी भी ये 16% डाउन है। तो जरा अंदाजा लगाओ, अगर हमने डाउ जोन्स में लगाया होता अभी हमारा पोर्टफोलियो 16% तो मिनिमम डाउन होता ही ना। इंडिया में लगाया हुआ है, चलो हमारा 3-4% डाउन है, बच गए अगर इधर नहीं लगाया। अब फ्यूचर में क्या, अभी भी ये बाजार 29,000 की ओर प्रयाण करेगा तो ऑब्वियसली निफ्टी भी टूटेगा, पर निफ्टी टूट के संभलेगा। हम 50 मेमा नहीं आएंगे, उससे पहले हम संभलेंगे। तो हम तब तक टूटेंगे जब तक डाउ जोन्स 29,000 तक टूटता रहता है। सो दिस विल गिव इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगेन टू इन्वेस्ट एट लोअर लेवल। डाउ जोन्स 29,000 पे आए, निफ्टी टूटे, डाउ जोन्स यहाँ पे सपोर्ट लेगा, निफ्टी सपोर्ट नहीं लेगा। निफ्टी वहां से चलना चालू करेगा और ब्रेकआउट दे देगा। तो दोस्तों पैसा निफ्टी में तगड़ा बनना है, पर अभी आपको और मौका मिला है 2-1 महीने का, माल इकट्ठा करो। जिसके पास दोस्तों जब हम 19,600 आएंगे तो ये बातें नहीं होगी कि मैं कितना कमाया कितना गवाया। दोस्तों पैसा उनका बनेगा जो गिरावट में माल लेने की क्षमता रखते हैं। राइट, तो फॉल में बाय कीजिएगा, पूरे फॉल का एसआईपी कर करके फायदा उठाइएगा, ताकि आप जो दुनिया का फ्रंट रनर कंट्री है इंडिया, निफ्टी की रैली का पूरा फायदा उठा सकते। राइट, तो अगला डेटा हम जो पढ़ेंगे वो आईआईपी। देखो दोस्तों, आज हमने इन्फ्लेशन क्लियर कर दिया, मुझे उम्मीद है मैं कुछ हद तक आपको समझाने में सफल रहा हूं। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, आईआईपी। आईआईपी के डेटा भी इन्फ्लेशन के साथ 12 तारीख को पब्लिश हो चुके हैं। राइट, हमें दोस्तों अगर प्रॉपर शेयर बाजार को समझना है तो ये शेयर बाजार मूविंग एवरेज, एमएससीडी, स्टॉकेस्टिक समझने से नहीं आएगा। ये ऑप्शंस में कितना चेन है वो समझने से नहीं आएगा, कितना ओपन इंटरेस्ट है वो नहीं आएगा। इनफैक्ट कितना ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन में बनेगा, इनफैक्ट कितनी मूविंग एवरेज पे बाजार आएगा, ये डिपेंड करता है ओवरऑल इकोनॉमी पे। तो दोस्तों बाजार में इकोनॉमी को समझे, ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। जीडीपी को अंडरस्टैंड कीजिए, आईआईपी को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आज हमने इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया। राइट, इस पे आगे बढ़ोगे बाजार बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सो दोस्तों, जीनियस विदाउट एजुकेशन इज लाइक सिल्वर इन द माइन। हम कितने ही होशियार हो, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, हम सीखेंगे नहीं रियल चीजें, तो ये वो चांदी है जो माइनिंग में है, अभी वो बाहर नहीं निकली। दोस्तों वो सीखे जो जरूरी है, वो ना सीखे जो जरूरी नहीं है। राइट, सो लर्निंग द स्टॉक मार्केट, यस, विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट। दोस्तों धन्यवाद आपका, जो आप लोग साथ में रहे, पूरी तेजी में हम लोगों ने साथ निभाया है, पूरे फॉल में फायदा उठाया है। मैं पीयूष पटेल, प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों को थोड़ी जानकारी मैंने दी, उम्मीद है आप लोग सीख पाए हो। और भी दोस्तों अगर आप लोग सीखना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो शेयर बाजार की, तो प्रॉफिट फ्रॉम इट की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर दीजिए। अगर आज का डेटा स्टडी पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप
आज के इस प्रेजेंटेशन से क्या नई चीज लेके घर जा रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद टू एवरीबॉडी। घबराइएगा नहीं फॉल में। थैंक यू।